हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक में से चैप्टर 5 उत्तरदायित्व और नियंत्रण पार्ट 3। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, जिस पे आपको सारे पीडीएफ मिल सकते हैं और जितने भी पेपर करवाए जा चुके हैं वो सारी पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति और प्रणाली, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की पद्धति। राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में संसदीय प्रणाली की सरकार भारत और ब्रिटेन में भिन्न होती है। जो प्रशासन की विधायी नियंत्रण होती है, पद्धति होती है, वो क्या होती है? राष्ट्रपति प्रणाली सरकार में अलग अलग। जो अमेरिका है उसमें क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है। जो भारत और ब्रिटेन है इसमें क्या है? संसदीय प्रणाली है। दोनों ही क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। अतः विधायी नियंत्रण के जिन उपायों का वर्णन ऊपर किया गया है उनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू नहीं होते हैं। जो भी अभी कल हम पढ़े थे, जितने भी विधायी नियंत्रण के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा, तो ये अमेरिका में लागू नहीं होता। अधिकांश जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में लागू नहीं होती हैं। इस प्रकार की भिन्नता का कारण सत्ता के पृथकीकरण के सिद्धांत में निहित है। ये किस कारण है? कि वहाँ की सत्ता अलग है और भारत की सत्ता क्या है? अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार कार्यपालिका और विधायिका को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और इसीलिए वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति एक एवं सचिवों में निर्मित कार्यपालिका न तो विधायिका में, यानी कि जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, वहाँ क्या कहते हैं? इसे कांग्रेस कहते हैं, बैठती है और ना ही अपनी नीतियों और कार्यों के लिए इसके प्रति उत्तरदायी होती है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यक्रम 4 वर्ष का होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है कितने का होता है? 4 वर्ष का होता है और सामान्य परिस्थितियों में इसे इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जा सकता। कोई भी अगर सामान्य स्थिति चल रही है तो 4 साल पूरा होने से पहले उसे नहीं हटा सकते हैं। पद पर बने रहने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। अगर वो पद पे रहना चाहता है तो उसको जरूरी नहीं कि कांग्रेस में उससे बहुमत मिले। वास्तव में राष्ट्रपति और उसके सचिवों को कांग्रेस ना तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और ना ही उनकी कार्यवाही में भाग लेते हैं। अतः कार्यपालिका पर कांग्रेस का नियंत्रण प्रश्नों या स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से या अविश्वास या निंदा प्रस्ताव द्वारा लागू करना संभव नहीं। इन परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस प्रशासन अपना नियंत्रण निम्न तरीके से लागू करती है। किस प्रकार जो वहाँ की संसद है किस प्रकार अपना कार्य करती है? तो पहला पॉइंट है, कांग्रेस कार्यकारी विभाग, आयोग, निकायों तथा अन्य प्रशासनिक एजेंसियों का निर्माण करती है और उनके ढांचे, संगठन तथा उनके अधिकारों और कार्यों का निर्धारण भी यही करती है। वास्तव में स्वाधीन नियामक आयोग राष्ट्रपति के नियंत्रण में न तो होने के कारण सीधे कांग्रेस को रिपोर्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रशासनिक विभाग और एजेंसियों की कार्यप्रणाली की जांच पड़ताल और आलोचना करने के लिए कांग्रेस समितियों को नियुक्त करती है। जो प्रशासनिक विभाग होते हैं, जो एजेंसियां होती है, उसकी जो कार्य होती है, जो कार्य कर रहे होते हैं, उसकी जांच पड़ताल करने या उसकी आलोचना करने के लिए क्या करती है? वो कुछ समितियों को नियुक्त कर सकती है। थर्ड पॉइंट है, सार्वजनिक नीतियों
पद्धतियों और कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए कांग्रेस कानून बनाती है या मौजूदा कानून को संशोधित या निरस्त कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है? तो कांग्रेस के पास है। 4th पॉइंट है, केंद्रीय यानी संघीय बजट को स्वीकृति कांग्रेस देती है। जो संघीय बजट होता है, केंद्रीय बजट होता है, उसकी स्वीकृति कौन देता है? तो कांग्रेस देती है। कहाँ पे? अमेरिका में। ये अभी बात चल रही है अमेरिका की। कांग्रेस किसे कहते हैं? वहाँ की जो संसद होती है उसे क्या कहते हैं? कांग्रेस। इसको बजट एवं प्रबंधन कार्यालयों द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश में तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति अपना बजट कांग्रेस में प्रस्तुत करता है और अपनी समितियों तथा उप समितियों के द्वारा कांग्रेस उसकी पूरी तरह से छानबीन तथा संशोधन करती है। ये लेखा तथा लेखा परीक्षा की भी जांच करती है। 5th पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा दी गई संधियों और अनुमोदित करने का अधिकार कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट को प्राप्त है। कांग्रेस का ऊपरी सदन क्या है? सीनेट। 6th पॉइंट है, कांग्रेस को राष्ट्रपति की उच्च पदों पर की गई नियुक्तियों की पुष्टि करने का भी अधिकार है। 7th पॉइंट है, देशद्रोह अथवा भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रपति के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भी कांग्रेस को प्राप्त है। अगर 4 साल पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले उस पर अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाए तो वो कौन चला सकता है? कांग्रेस। 8 पॉइंट है, इसकी समितियों को प्रशासनिक एजेंसियों से उनके पिछले कार्यों या भावी योजनाओं की रिपोर्ट मांगने का भी अधिकार है। FA नीग्रो इसे सहनिर्देश का सिद्धांत कहते हैं। FA नीग्रो क्या कहते हैं? इसे सहनिर्देश का सिद्धांत कहते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रशासनिक निर्णय निर्माण में कांग्रेस की प्रत्यक्ष भागीदारी। 9 पॉइंट है, कार्यकारी विभाग अपने कार्यों का निष्पादन एवं समस्याओं से जुड़ी विशेष रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट कांग्रेस के समक्ष पेश करते हैं। 10 पॉइंट है, कांग्रेस सदस्यों को कार्यालय एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे प्रशासनिक अधिकारियों के निरंतर संपर्क में रहकर अपने क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं शिकायतों का निपटारा कर सके। 11 पॉइंट है, कुछ विभागों एवं अभिकरणों के कार्यचालन कांग्रेस द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण किया जाता है। इसे विधायी निरीक्षक अधिनिरीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विधायी अधिनिरीक्षक कहा जाता है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासन पर कांग्रेस का नियंत्रण प्रकृति एवं विस्तार में प्रतिबंधित व सीमित है। यानी कांग्रेस का जो वहाँ पे नियंत्रण है वो क्या है? उस प्रतिबंधित व सीमित है, मतलब है भी और लिमिट में है। सीमाएं और अप्रभावितता। भारत जैसे संसदीय प्रणाली के देशों में प्रशासन के ऊपरी विधायी नियंत्रण व्यवहारिक से अधिक सैद्धांतिक है। यहाँ पे क्या है? व्यवहारिक से अधिक सैद्धांतिक है, सिद्धांत पे चलता है। वास्तव में नियंत्रण इतना कारगर नहीं जितना इसे होना चाहिए। भारत में संसदीय नियंत्रण के प्रभावशाली न होने के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है। किस कारण जो भारत का संसद है वो प्रभावशाली ज़्यादा नहीं है? 1st पॉइंट है, प्रशासन के आकार तथा जटिलता में बढ़ोतरी हुई, किंतु इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए संसद के पास ना तो समय है और ना ही विशेषज्ञता। 2nd पॉइंट है, संसद के वित्तीय नियंत्रण में अनुदान की मांगों की तकनीकी प्रकृति बाधक बनती है। सांसद चूंकि विशेषज्ञ नहीं होते, वे इसे समुचित और पूरे तौर पर समझ नहीं पाते हैं। 3rd है, विधायी नेतृत्व कार्यपालिका के पास होता है और
नीतियों के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 4th पॉइंट है, संसद का आकार बहुत बड़ा और प्रबंधनीय है, अतः ये प्रभावशाली नहीं हो पाती है। 5th पॉइंट है, संसद में कार्यपालिका को बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारगर आलोचना की संभावना कम हो जाती है। 6 पॉइंट है, सार्वजनिक व्यय की जांच सार्वजनिक लेखा समिति जैसी वित्तीय समितियां तब तक करती है जब कार्यपालिका इसे व्यय कर चुकी होती है, अतः ये समितियां स्वपरीक्षा करती हैं। 7 पॉइंट है, गिलोटन के बढ़ते प्रयोग से वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र घट गया है। 8 पॉइंट है, प्रदत्त विधायन में बढ़ोतरी होने से विस्तृत कानून बनाने के मामले में संसद की भूमिका कम हो गई है और नौकरशाही की शक्तियां बढ़ गई हैं। 9 पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा अक्सर ही आदेश जारी करने से संसद की विधान निर्माण में शक्ति कम हो जाती है। जो राष्ट्रपति जो अक्सर अध्यादेश जारी करते हैं उससे क्या होता है कि संसद के विधान निर्माण में उसकी शक्ति कम हो जाती है। 10 पॉइंट है, संसद का नियंत्रण छुटपुट आम और अधिकतर राजनीति प्रकृति का है। 11 पॉइंट है, संसद में प्रबल और स्थिर विरोध पक्ष के अभाव तथा संसदीय आचरण तथा नैतिकता में गिरावट आने के कारण भारत में प्रशासन के ऊपर विधायी नियंत्रण की प्रभावहीनता बढ़ी है। पॉल एच एपलबी भारत में प्रशासन के ऊपरी संसदीय नियंत्रण की भारी आलोचना करते हैं। उनकी आलोचना की सूची निम्न है। 1 पॉइंट है, संसद सदस्य लेखा नियंता और महालेखा परीक्षक के कार्यों के महत्व को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और उनकी रिपोर्ट पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। ऐसा करके संसद हर स्तर पर लोक सेवकों के दब्बूपन को बढ़ा देती है और उनको निर्णय लेने का उत्तरदायित्व लेने के प्रति अनुत्सुक बना देती है कि वो निर्णय ले ही नहीं सकते। यह उनको बाध्य करती है कि वे निर्णय धीमी गति से तथा संदर्भ और सम्मेलन को बोझिल प्रक्रिया द्वारा ले, जिसमें अंततः प्रत्येक निर्णय लेने में हर किसी की भागीदारी धुंधली हो जाती है और पर्याप्त नहीं हो पाती है तथा जो होती है वो बहुत धीमे होती है। 2 पॉइंट है, संसद सदस्यों के बीच इसको लेकर बहुत सामान्य और अस्पष्ट भय समाया है कि इसके उत्तरदायित्व को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। इस तरह के भय का समर्थन संसदीय उत्तरदायित्व के उच्च स्तर से वास्तव में संबंधित विषयों के विधेयक द्वारा नहीं किया जा सकता, जहां संसद में सरकारी प्रस्तावों को ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा कहीं अधिक बार संशोधित किया जाता है और प्रस्तावों को मूलतः संसद के बहुत छोटे हिस्से की भावनाओं का अत्यधिक ध्यान रखकर बनाया जाता है। 3 पॉइंट है, संसद अक्सर ही पूर्वाग्रह प्रदर्शित करती है। अपवाद स्वरूप 1956 में व्यापारियों के निर्णय पर भरोसा दर्शाया गया था। 4 पॉइंट है, यहाँ संसद आश्चर्यजनक रूप से छोटे किंतु प्रभावशाली व्यावसायिक हितों की कुछ निहित स्वार्थी मांगों पर तत्काल रियायत देने के लिए बहुत अधिक प्रवृत्त लगती है। 5 पॉइंट है, लोकसभा या लोक सेवा आयोग के छोटी और संकीर्ण समझ को संसद ने इस गलतफहमी में समर्थन दिया था कि यह योग्यता प्रणाली को सुदृढ़ करेगी, लेकिन दरअसल इससे मंत्रियों की संसद के प्रति उत्तरदायित्व की भावना कमजोर होती है। 6 पॉइंट है, अधिकारों को सौंपने का सबसे अधिक विरोध संसद में होता है, जो भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है।
संसदीय शक्तियों को महत्वपूर्ण और सकारात्मक बनाने के लिए यह जरूरी है कि संसद अपनी शक्तियों को दूसरों के हवाले करे, परंतु संसद ऐसा करने में आनाकानी करती है, जिससे मंत्रीगण, सचिव और प्रबंधन निर्देशक अपने अपने अधिकारों को सौंपने से बचते हैं। कार्यपालिका का नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का अर्थ है नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर मुख्य कार्यकारी अर्थात राजनीतिक कार्यकारी का नियंत्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नियंत्रण राष्ट्रपति तथा उसके सचिवों द्वारा किया जाता है और भारत तथा ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा अलग अलग विभागों के मंत्रियों द्वारा किया जाता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अपने मंत्रालय विभाग में सही गलत कार्यों के लिए प्रत्येक मंत्री की व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। दूसरे शब्दों में मंत्रिपदीय उत्तरदायित्व संसदीय सरकार की मूलभूत विशेषता है। इसी कारण से राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण लागू करती है। सामान्य नियम कालिक और प्रतिवेदनात्मक विधायी नियंत्रण के विपरीत कार्यकारी नियंत्रण अपनी विषय वस्तु में अधिक परिपूर्ण, स्थायी नियंत्रण प्रेरक, दोष निवारक और निर्देशात्मक होती है। कार्यपालिका प्रशासन अपना नियंत्रण निम्न उपायों से लागू करती है। तो क्या उपाय हैं? सबसे पहला है राजनीतिक निर्देशन यानी नीति निर्माण। भारत में प्रशासनिक नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल करता है। उसके पास उनको लागू करने के संबंध में निर्देश, निरीक्षक और समन्वय का अधिकार होता है। एक या अधिक विभागों का प्रभारी मंत्री विभागीय नीतियों को तय करता है। प्रशासकों द्वारा उनके क्रियान्वयन को निर्देशित करता है और लेखों, निरीक्षण और समन्वय करता है। इस प्रकार राजनीतिक दिशा निर्देश के द्वारा मंत्री अपने मंत्रालय और मंत्रालयों अथवा विभागों के अधीन काम करने वाली प्रशासनिक एजेंसियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। विभागीय अधिकारी सीधे और पूरे तौर पर मंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही कार्य राष्ट्रपति और उसके सचिवों द्वारा किए जाते हैं, ना कि संसद के द्वारा यानी कांग्रेस के द्वारा नहीं होता है अमेरिका में। बजट प्रणाली। कार्यपालिका बजट के द्वारा प्रशासन पर अपना नियंत्रण लागू करती है। कौन करती है? तो कार्यपालिका। ये बजट तैयार करती है, इसे संसद में पारित करती है और उसके खर्चों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक एजेंसियों को आवश्यक धन आवंटित करती है। इस प्रकार की तमाम गतिविधियों में वित्त मंत्रालय, जो भारत सरकार का केंद्रीय वित्तीय अभिकरण है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण निम्न उपायों से लागू करता है कि प्रशासन पर किस प्रकार वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है, उसके उपाय क्या हैं। तो पहला पॉइंट है नीतियों और कार्यक्रमों का सिद्धांततः अनुमोदन करना। सेकंड है बजट अनुमानों की पूर्व योजना की स्वीकृति प्रदान करना। थर्ड है प्रदत्त अधिकारों के अधीन खर्चों की स्वीकृति देना। फोर्थ है एकीकृत वित्त सलाहकार के माध्यम से वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। फिफ्थ पॉइंट है अनुदानों का पुनः विनियोग यानी एक उपशीर्ष से दूसरे में कोष का अंतरण करना। 6 पॉइंट है आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली तैयार करना। 7 पॉइंट है व्यय करने वाले प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली वित्त संहिता निर्धारित करना। नियुक्ति एवं निष्कासन यानी कार्मिक प्रबंधन और उस पर नियंत्रण। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी उपाय है। कार्मिक प्रबंधन और नियंत्रण में कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
इसको सर्वोच्च प्रशासकों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार प्राप्त होता है। इस काम में भारतीय कार्यपालिका का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय लोक सेवा आयोग से सहायता मिलती है। भारत में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुख कार्मिक एजेंसियां हैं। विभागाध्यक्षों के चयन और नियुक्तियों में सर्वोच्च स्तर पर मंत्रीगण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः इस प्रकार की नियुक्तियों के द्वारा वे अपने विभागों के प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। कौन रखता है? तो कार्यपालिका जो है इस प्रकार पूरे विभागों पे अपना नियंत्रण रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां करने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में कुछ नियुक्तियां करनी है तो राष्ट्रपति क्या करता है? सीनेट की स्वीकृति लेता है। कहाँ पे? अमेरिका में। लेकिन उनको उनके पदों से हटाने का अधिकार उसे ही होता है। कार्मिक प्रबंधन एवं नियंत्रण के मामले में अमेरिका के कार्मिक प्रबंधन कार्यालय यानी OPM को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला है प्रदत्त विधि निर्माण। इसको कार्यकारी विधि निर्माण भी कहते हैं। प्रशासन पर नियंत्रण लागू करने के लिए कार्यपालिका के हाथों में ये एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। संसद कानून की रूपरेखा तैयार करती है और छोटे मोटे विवरण भरने का अधिकार कार्यपालिका को देती है। अतः उन नियमों, विनियमों तथा उपनियमों को कार्यपालिका बनाती है जिनको पालन प्रशासकों द्वारा संबंधित कानून को लागू करने में करना होता है। अध्यादेश। भारतीय संविधान संसद की मध्यावधि के दौरान मुख्य कार्यकारी अर्थात राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य उस परिस्थिति से निपटना है जो तत्काल कार्यवाही की मांग करता है। संसद के अधिनियम की तरह अध्यादेश भी उतने ही आधिकारिक और प्रभावशाली होते हैं और इसीलिए ये प्रशासन के कार्य को नियंत्रित करते हैं। लोक सेवा संहिता। लोक सेवा संहिता। कार्यपालिका ने एक लोक सेवा संहिता को तय किया है। अपनी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने में प्रशासकों के लिए इसका ध्यान रखना और पालन करना आवश्यक है। इसमें आचरण संबंधी नियम होते हैं जो प्रशासकों को अपनी निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकते हैं। भारत में ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं भारत में? तो सबसे पहला है अखिल भारतीय सेवा यानी आचरण नियम 1954। सेकंड है केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955 और थर्ड है रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। इन नियमों का सरोकार राज्य के प्रति निष्ठा, वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आदेशों के पालन, लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों, लोक सेवकों के वित्तीय लेन देन, व्यवहारिक प्रतिबंधों इत्यादि से है। कर्मचारी एजेंसियां। कार्यपालिका प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर्मचारी एजेंसियों के माध्यम से लागू करती है। भारत में महत्वपूर्ण कर्मचारी एजेंसियां हैं। कौन कौन सी है? प्रशासनिक सुधार विभाग, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय। ये क्या है? कर्मचारी एजेंसियां हैं भारत की। मूनी का कथन है कि कर्मचारी एजेंसियां यानी कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है। जो कर्मचारी एजेंसी है वो क्या है? कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है। इसका अर्थ है कि अधिक आँख है, अधिक कान है और अधिक हाथ है, जिससे सब कुछ जल्दी जल्दी हो सकता है। ये सब उसकी व्यवस्थाओं को बनाने और लागू करने में उनकी सहायता करते हैं। अतः कर्मचारी एजेंसियां प्रशासनिक एजेंसियों को प्रभावित करती है, उन पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखती है और उनकी नीतियों तथा
कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनमत की अपील। प्रशासन प्रणाली अर्थात लोक सेवा या नौकरशाही, चाहे वो अमेरिकी की हो, ब्रिटेन की हो अथवा भारत की हो, उसका रुझान यथास्थिति बनाए रखने के लिए है। यानी जो स्थिति है वो सही रूप से बनाए रखने के लिए है, चाहे वो कहीं का भी प्रशासन प्रणाली हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो भारत का हो, अथवा वह परिवर्तन का विरोध करती है। यह कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सकारात्मक मस्तिष्क से नहीं लेती। वास्तव में प्रशासन तंत्र के भिन्न अंग, फिपना और प्रैक्टिस के शब्दों में, विधायिका और प्रभावी समूहों से गठजोड़ करके और सामान्य जन के विरुद्ध अभियानों को सोचा समझा नपा तुला समर्थन देकर दूसरी एजेंसियों के मुकाबले अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। न केवल अपने कार्यक्रम के क्षेत्र में बल्कि समान रूप से काम करने की उन स्थापित पद्धतियों में निहित स्वार्थ विकसित कर लेता है जो नौकरशाही की आत्मकेंद्रित और महत्वपूर्ण स्थितियों में बढ़ोतरी करती है। अतः नौकरशाही नए कार्यक्रमों तथा पद्धतियों का प्रतिरोध करती है क्योंकि इनसे उसकी मजबूती स्थिति को खतरा पैदा होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।